हेलो बेटा। आप लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर भेजा है उस आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है व्हाट इज़ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी को मैं आप लोगों को डील कर दे रही हूँ और उसमें साइकोमेट्रिक मेथड ऑफ पर्सनालिटी दिया है मेजरमेंट करने के लिए। तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं हो रहा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर्सनालिटी की बात की गई है जिसमें जो क्वेश्चन आप लोगों ने दिया जिसमें लिखा है व्हाट इज़ पर्सनालिटी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि पर्सनालिटी को तो आप लोग लगभग ग्रेजुएशन में भी पढ़े होंगे। पर्सोनैलिटी, पर्सनालिटी, पर्सोनैलिटी, जिसमें कहा गया है कि ये पर्सोना शब्द से बनाया गया है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, यानी जिसे लगा करके एक व्यक्ति अभिनय करता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था जो दिखता है जैसा वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा वो दिखता नहीं, दैट्स अ पर्सनालिटी। तो यहाँ जो पर्सनालिटी होती है ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी का अर्थ होता है लगभग एक तरह से स्थिर, स्टेबल। उसके जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में एक तरह से कांस्टेंट रखता है, संगत रखता है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व जो है उसका अर्थ होता है लगभग स्थिर, यानी स्टेबल। और ये आंतरिक कारकों से होता है, यानी व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक कारक होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में कांस्टेंट रखता है। साथ ही जो अन्य तुल्य जो परिस्थितियां होती हैं उसमें भी व्यक्ति के जो व्यवहार हैं वो अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। यानी यहाँ जो पर्सनालिटी है उसके अंतर्गत जो एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति से एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है। और यहाँ पे मात्र कारण यही है कि उसका जो इंटरनल फैक्टर है वो स्टेबल होता है और दूसरी परिस्थिति में वो कॉन्स्टेंट जो कहें तो संगत होता है। यहाँ आलपोर्ट की जो 1937 की बात करूँ मैं, आलपोर्ट 1937 ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। तो यहाँ जो इन्होंने पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन में इन्होंने कहा जो कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों, यहाँ साइको फिजिकल सिस्टम की बात की है। मनोदैहिक, दो शब्द यहाँ पर आ गए हैं, मनो मानसिक, दैहिक शारीरिक, यानी मानसिक और शारीरिक गुणों का, जहाँ पर मानसिक गुण भी होंगे और शारीरिक यानी फिजिकल भी जो आपके हैं सिस्टम, उसका गत्यात्मक संगठन है। गत्यात्मक परिवर्तनशील संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ साइको फिजिकल सिस्टम है और साथ ही यहाँ पर जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है वही उसी के बारे में आलपोर्ट ने बात की है कि मानसिक गुण भी हो शारीरिक गुण भी हो और ये मानसिक शारीरिक गुण जो है वो गत्यात्मक हो, जो वातावरण में प्रति व्यक्ति के जो आपका एक ही तरह से यूनिक एडजस्टमेंट होता है उसको वो निर्धारित करता है। तो यहाँ गत्यात्मक संगठन का अर्थ है वैसा संगठन जिसमें मानसिक और शारीरिक यानी मनोदैहिक जो तंत्र हैं वो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं व्यक्तित्व के, वो आप कहेंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स व्यक्तित्व में कैसे हो गया? तो बिल्कुल हो गया। जैसे हम बात करेंगे वहाँ पर शील गुणों की, ट्रेड्स की, आदतों की। हम लोग की छोटी छोटी आदतें ही तो हमारे ट्रेड्स बनाते हैं। तो आदत मिले तो शील गुण बने, तो ये एक दूसरे से इस तरीके से संबंधित होते हैं। तो संबंधित होंगे, संबंधित होकर ही क्या करेंगे? वो संगठन बनाएंगे कि उन्हें एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। यानी जो भी आपकी आदतें होंगी वो कई आदतें मिलकर के जो शील गुणों का आपके शरीर में निर्माण हो रहा है, जो आपके व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है, वो एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ जाएंगे कि वो अलग नहीं किए जा सकते और इस संगठन में परिवर्तन संभव है। मैंने कहा कि गत्यात्मक यानी परिवर्तनशीलता। तो यहाँ परिवर्तनशीलता हो रही है तो कहाँ परिवर्तनशील होगा? यानी व्यक्ति की जो आदत है, जो उसके शील गुण हैं,
वो एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे। संबंधित होकर क्या होंगे, वो संगठित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। और जैसे ही व्यक्तित्व के शील गुण और आदत एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, इस ढंग से वो जुड़ेंगे कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें परिवर्तन संभव है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा अल्पोर्ट ने कहा है, ये उनकी डेफिनेशन को मैं तोड़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने शील गुणों और आदतों को उन्होंने कहा है कि इस तरीके से ये शील गुण और आदत व्यक्ति के जो हैं संगठित हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं कि उन्हें पूर्ण रूप से अलग करना संभव नहीं होता है, लेकिन उसमें परिवर्तन संभव है। इस तरह का जो संगठन है उसमें विसंगठन यानी डिसऑर्गेनाइजेशन भी सम्मिलित होता है। संगठन तो है लेकिन उसमें डिसऑर्गेनाइजेशन भी सम्मिलित होता है, जिसके सहारे असामान्य व्यवहार की व्याख्या होती है। क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, वो सिर्फ सामान्य तो हो नहीं सकता, असामान्य भी हो सकता है। अगर असामान्य नहीं होता तो एबनॉर्मल पर्सन होते कैसे, कोई तो कारण होगा। तो यहाँ कारण यही है कि जो उसके संगठन में जो उसके शील गुण हैं, जो उसकी आदतें हैं, वो संगठित हैं। तो वहीं संगठन में परिवर्तनशीलता भी संभव है, लेकिन जब संगठन की जगह, ऑर्गेनाइजेशन की जगह डिसऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन आती है, तो वहाँ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो एक तरह से क्षुब्ध, क्षुब्ध का मतलब होता है डिस्टर्ब होगा, और पर्सन जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, असामान्य। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि असामान्य के अंतर्गत आपके दोनों लोग आते हैं। दोनों में कौन कौन आएंगे? एक तो वो एक व्यक्ति आएंगे जो साइंटिस्ट हैं, he is or she is not normal person। यहाँ पे आपके साइंटिस्ट भी आपके नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और जो पागल है वो भी नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, क्योंकि वो भी सामान्य नहीं है। इसको मैंने आप लोगों को एनपीसी से समझाया था। एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से के द्वारा मैंने समझाया था, और मैंने इसमें बताया था कि बीच में आप लोगों का मीन होगा -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा डॉट डॉट डॉट। ये आपका शो करता है आपका कि जहाँ माइनस सिग्मा, एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे शो करता है कि पर्सन एबनॉर्मल है, लेकिन वो किस तरफ जा रहा है, एबनॉर्मलिटी उसकी पागलपन की तरफ जा रही है। ठीक है, जहाँ +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा डॉट 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 इन्फिनेटिव, तो वहाँ पे ये शो कर रहा है आपका वो पर्सन जो एबनॉर्मल है बट जीनियस पर्सन है, ही इज़ और सी इज़ अ साइंटिस्ट। ठीक है, तो वो व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व के संगठन में डिसऑर्गेनाइजेशन है, तो वो व्यक्ति आपका असामान्य होगा। असामान्य में यहाँ पर दोनों लोगों की मैंने बात की है। असामान्य वो व्यक्ति जो पागल है, असामान्य वो व्यक्ति जो जीनियस पर्सन है, साइंटिस्ट है। क्योंकि साइंटिस्ट भी सामान्य नहीं होता और जो पागल है वो भी सामान्य नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो पर्सन होते हैं आपके एनपीसी के बीच में आते हैं। एनपीसी के बीच का मतलब कि मीन। तो हम सब क्या हैं, हम लोग मीन पर हैं। हम लोग ना जीनियस हैं ना पागल हैं, इसलिए बीच में हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं व्यक्तित्व में कि संगठन में जो आपके विसंगठन डिसऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सम्मिलित होता है। इसी के सहारे असामान्य व्यवहार की व्याख्या होती है, यानी व्यक्ति का व्यवहार जो असामान्य हो रहा है तो उसकी जो उसका व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके शील गुणों के संगठन में इस ढंग का परिवर्तन आ जाए कि उसका जो व्यवहार है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाए, तो उसके क्या कहें कि जब डिसऑर्गेनाइज उसका बिहेवियर हो गया, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या है, असामान्य व्यवहार अधिक करेगा। तो इसे भी आपका डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी में ही रखा जाएगा। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवहार में परिवर्तन हो गया, और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है किसके कारण, संगठन में ही परिवर्तन हो गया है। मैंने कहा आप लोगों से, व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, वो संगठन तो जरूर है लेकिन गत्यात्मक है, यानी उसमें परिवर्तनशीलता होनी ही है। तो यहाँ जो डिसऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर था उसमें आपके डायनेमिक जो है कहें तो गत्यात्मकता जो है यानी परिवर्तनशीलता हुई है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार जो है विसंगत हो गया है, डिसऑर्गेनाइज हो गया है या असामान्य हो गया है। क्लियर है? तो व्यक्तित्व के बारे में जो ये परिभाषा दी गई है आलपोर्ट की, तो उन्होंने ये जो कहा है कि ये एक तरह से यूनिक एडजस्टमेंट को भी निर्धारित करता है। ठीक है, तो यूनिक एडजस्टमेंट को जो निर्धारित कर रहा है, तो यहाँ एक तरह से अनूठे व्यवहार की बात की गई है। तो यहाँ जो व्यक्ति का है उसका व्यवहार
अब यहाँ क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि व्यक्ति का जो व्यवहार है लगभग स्थिर रहेगा, और स्थिरता का कारण, उसके स्टेबल होने का कारण क्या है, उसके जो इंटरनल फैक्टर है वो। ठीक है। दूसरी परिस्थिति में ऐसे व्यवहार जो होते हैं आपके कॉन्सिस्टेंट होंगे, संगत होंगे। साथ ही तुल्य परिस्थिति में उस व्यक्ति के व्यवहार के जो अन्य व्यक्तियों से वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखेगा। क्लियर है। डेफिनेशन में भी जो उन्होंने कहा कि व्यक्ति तो व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का जगत्यात्मक संगठन, यानी मानसिक गुण भी होंगे, शारीरिक गुण भी होंगे, और ये मानसिक शारीरिक गुण जो है एक दूसरे के साथ संगठित होंगे। ठीक है। लेकिन इस संगठन में गत्यात्मकता होगी, यानी परिवर्तनशीलता होगी। ये गत्यात्मकता और परिवर्तनशीलता जो व्यक्तित्व है उसके कहें तो जो संगठन है, जो उसके सील गुण है, उसकी आदतों का, ये कहा है आइजेंक की लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम उन्होंने कहा है सीधे सीधे कि व्यक्तित्व जो है वो एक तरह से सील गुणों का बंडल है। तो यहाँ व्यक्तित्व सील गुणों का बंडल है, तो यहाँ पे क्या है, मीन्स की कई आदतें हैं, कई सील गुण हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये जुड़े हुए इस ढंग से हैं कि उन्हें अलग करना संभव नहीं है, लेकिन इससे परिवर्तन संभव है। तो परिवर्तन आपका हो रहा है, अभी मैंने कहा कि गत्यात्मकता की बात की, लेकिन जो संगठन है उसमें कभी कभी विसंगठन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विसंगठन यानी डिसऑर्गेनाइजेशन के फलस्वरूप व्यक्ति का जो व्यवहार है वो असामान्य हो जाता है। ठीक है। व्यक्तित्व की जो स्टडी है उसकी स्टडी को कहे तो डीप स्टडी करने के लिए दो तरह के अप्रोच की बात की गई थी। इसमें पहला अप्रोच था आपका भावमूलक, और दूसरा था नियमान्वेषी, यानी नोमोथेटिक अप्रोच और आइडियोग्राफिक में अप्रोच। यहाँ जो ये भावमूलक और नियमान्वेषी जो उपागम आपके बनाए गए हैं उसके अंतर्गत जो व्यक्तित्व है उसकी व्याख्या की गई है, और कहें तो इससे व्यक्तित्व के अध्ययन में भी काफ़ी आसानी हुई। तो यहाँ भावमूलक अगर हम उपागम की बात करें तो भावमूलक उपागम ये शो करता है कि किसी एक व्यक्ति का अगर हम विस्तृत विश्लेषण करें तो उसका अगर हम विस्तृत विश्लेषण करके उसकी उन बीमाओं को जो उस व्यक्ति को समझने के लिए आवश्यक होता है उसका विश्लेषण करके व्यक्तित्व के जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसे समझने की कोशिश की जा सकती है। यानी कहने का अर्थ है कि भावमूलक उपागम में किसी एक व्यक्ति का हम विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे, पूरा पूरा विश्लेषण करेंगे, साथ ही उसकी जो बीमाएं हैं, यहाँ बीमाओं की बात तो वही की जाएगी, सीलगुण या आदि के जो भी हैं उसके दो पोल होंगे, और दोनों पोल पर पर्सन किस पोल पे ज़्यादा जा रहा है, किस पोल पे कम आ रहा है या बीच में है, इसका एनालिसिस किया जाएगा। तो उस बीमाओं जो बीमाएं हैं, यानी जो विशेष विश्लेषण उसकी बीमाओं की जा रही है, उन बीमाओं को व्यक्ति समझने के लिए आवश्यक होता है, और साथ ही उसका विश्लेषण करके जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की जाती है। इस उपागम में अगर हम बात करें तो विशिष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनकी अपूर्णता, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा है कि अनूठा समायोजन, इन यूनिक एडजस्टमेंट, तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी अपूर्णता के अध्ययन पर बल डाला जाता है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो सील गुणों के जो संयोग है, यानी किन किन का कॉम्बिनेशन है, उसकी पहचान करने की कोशिश करता है। यानी कोई व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है ये पहचानने के लिए जो रिसर्चर होता है उसके जो अलग अलग प्रकार के सील गुण होते हैं, किन किन सील गुणों के कहें तो कॉम्बिनेशन से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बना है उसकी स्टडी की जाती है, या उसकी व्यक्तित्व की पहचान की जाती है। तो यहाँ सील गुणों, जितने प्रकार के आपके सील गुण होंगे सबकी स्टडी की जाएगी, और उसी सील गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान की जाएगी। ठीक है। तो यहाँ कहें तो जब सील गुणों की पहचान कर ली जाती है, यानी जब भी रिसर्चर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन करता है तो उसके सील गुणों के किन किन सील गुणों का उसमें कॉम्बिनेशन है उसकी पहचान करता है, जो किसी विशिष्ट व्यक्ति की व्याख्या करने के लिए सही होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्टडी की जाती है या उस पर कोई रिसर्च किया जाता है तो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होते हैं उसके हर पहलू के बारे में एक बार कहें तो डीपली एनालिसिस की जाती है, और उसके हर एक सील गुणों के बारे में जानने की कोशिश की जाती है। उसके सील गुणों के आधार पर उसके व्यवहार की व्याख्या भी की जा सकती है, उसके व्यक्तित्व की भी व्याख्या की जा सकती है। और इसके बाद अगर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ऐसा है कि वैसा ही व्यक्तित्व वैसे ही आदतें, वैसे ही सील गुण अगर दूसरे व्यक्ति में मिलेंगे तो ये कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति में भी ऐसे सील गुणों का कहें तो कॉम्बिनेशन है, या उसका व्यवहार ऐसा है, उसके व्यक्तित्व में ये सील गुण मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति भी इसी प्रकार का होगा या उस व्यक्ति का व्यवहार भी ऐसा ही होगा। ठीक है। तो ये पता करने के लिए स्पेसिफिक आपके जो सील गुण होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं,
उनके कॉम्बिनेशन की पहचान की जाती है। ये जो आपका भावमूलक उपागम है, इसके अंतर्गत आपके विशेष रूप से अगर कोई समर्थक साइकोलॉजिस्ट की अगर बात की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आलपोर्ट हैं। क्योंकि आलपोर्ट नहीं भावमूलक जो उपागम है, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपकी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भावमूलक उपागम के अंतर्गत व्यक्तित्व की पहचान किसके द्वारा की गई थी, या भावमूलक उपागम के अंतर्गत कौन से व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को नाम सिर्फ उन्हीं का लेना है, आलपोर्ट। ठीक है, तो आलपोर्ट को आप लोग नहीं भूलेंगे। आलपोर्ट जो है वो भावमूलक उपागम के समर्थक हैं। दूसरी तरफ अगर हम नोमोथेटिक अप्रोच की बात करें, तो नोमोथेटिक अप्रोच इट मीन्स नियमान्वेषी उपागम, उसकी स्टडी पर अगर हम ध्यान दें, तो उसमें किए जाने वाली जो सभी व्यक्तियों की तुलना है, वो व्यक्तित्व के जो कुछ खास बीमाएं होती हैं उनके आधार पे की जाती हैं। यानी व्यक्ति का जब भी हम यहाँ कहें तो शील गुणों की पहचान करेंगे या उसके व्यक्तित्व की पहचान करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ व्यक्तित्व की जो कुछ खास बीमाएं होती हैं, अभी मैंने कहा कि उसमें शील गुण होंगे या आते होंगे, तो उसकी कुछ बीमा होगी। उसको दो पोल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। उस पोल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो होता है कंपेरिजन किया जाता है, खास बीमाओं पे किया जाता है। और प्रत्येक बीमा पर उन सभी व्यक्तियों द्वारा जो प्राप्त आपके कहें तो स्कोर होता है, उसके माध्यम की तुलना आपस में करके निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो जब भी हम किसी व्यक्ति का मेजरमेंट करेंगे, तो वहाँ पोल्स की बात की गई है। उस बीमा के आधार पर, उन पोल के आधार पे हम उसका स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग करके उसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद हम उसका कंपेरिजन करेंगे। ये आपका नोमोथेटिक जो अप्रोच है उसके अंतर्गत किया जाता है। निश्चित निष्कर्ष पर तभी हम पहुंच पाएंगे जब तक हम उसकी दोनों बीमाओं की बात नहीं करेंगे, या पूरे जो आपकी बीमाएं हैं उनके आधार पर सभी व्यक्तियों का एक तरह से, क्यों कोई बीमा ने एक निश्चित बीमा निर्धारित कर दी गई है, और उसी बीमा पर जो सारे व्यक्ति हैं उन सभी के जो इस माध्य है, जो मीन है, उसकी तुलना आपस में की जाती है। यहाँ बस ध्यान ये रखना है कि हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब हमको मेजरमेंट करना होगा, ठीक है, तो मेजरमेंट के दौरान हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसके हम व्यक्तित्व का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति के जो विशेष जो हमारी बीमाएं हैं, उस बीमा पर उसका मीन कितना है। हर व्यक्ति का जब हम उस बीमा पर, उस पोल पर हम मीन निकालेंगे, और मीन निकालने के बाद सारे जो व्यक्ति हैं, यानी जिन जिन व्यक्तियों का मेजरमेंट हम कर रहे हैं, उन सबका हम एक तरह से मीन लेंगे और मीन की हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो मीन का कंपेरिजन करने के बाद, यानी यहाँ पर कहें तो एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, और हम मीन से उसकी तुलना करके किसी निश्चित निष्कर्ष से पहुँचेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति की व्यक्तित्व जो है इस प्रकार की है। इसके अंतर्गत जो कहें जो अपन नोमोथेटिक जो अप्रोच है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे, तो मैक्रे की बात कर सकते हैं, आइजिंग की बात कर सकते हैं, कैटल की बात कर सकते हैं। ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मूल रूप से आपके नियमान्वेषी उपागम के अंतर्गत ही आते हैं। ये भी आपकी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन में आपको आइजिंग, मैक्रे और या कैटल, इन सबको स्पेसिफिक दिया जाएगा। तो यहाँ ध्यान आपको बस यही देना है कि भाव मूलक उपागम के अंतर्गत कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं और निर्मावेशी उपागम के अंतर्गत कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं। ये आपके जो पर्सनालिटी है स्पेसिफिक, इस पेपर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। स्पेसिफिक अगर हमें बात करूँ पीजीटी की, नेट की या रिसर्च पेपर्स की, रिसर्च जो कंपटीशन फाइट करने के लिए होते हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा आप लोग अपने माइंड में ज़रूर बना के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ आइजिंग और मैक्रे मैंने कहा, कैटल जो है नियमावेशी उपागम के ही अंतर्गत आते हैं ऐसे साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ आलपोर्ट की अगर हम बात करें, तो आलपोर्ट ने भी इस उपागम पर बल डाला, लेकिन उन्होंने उसे इतना महत्वपूर्ण नहीं माना। नियमावेशी को आलपोर्ट ने बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना है, क्योंकि वास्तव में तो वो भावमूलक उपागम को ही मानते थे। तो यहाँ उन्होंने पोल पे अपना समर्थन दिया ज़रूर, लेकिन उसे पूर्ण रूप से उन्होंने कहें तो एक्सेप्ट किया हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। वैसे व्यक्तित्व की अगर हम स्वरूप की बात करें, तो व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कई उपागम और भी हैं, कई अप्रोच और भी बनाए गए, जिसमें आपके कहें तो शील गुण जो उपागम है या प्रकार उपागम है, ऐसे भी बनाए गए हैं। तो यहाँ प्रकार उपागम जैसे उसमें व्यक्तित्व के प्रकार के आधार पे समझने की कोशिश की गई है कि उन्हें कैसे क्लासीफाइड किया जाएगा, या जो प्रकार से तात्पर्य व्यक्ति के जैसे क्लास क्या है उसका,
उसके आधार पे जो व्यक्तित्व है उसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई है। तो इससे रिलेटेड जो है आपके कई उपागम की बात की गई है, लेकिन मूल रूप से आपके यही 2 उपागम हैं जिसकी स्टडी आप लोगों को करनी है। आप ये क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन था पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो यहाँ पर्सनालिटी मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि व्यक्तित्व क्या है, इसका हम असेसमेंट कैसे करें। ये कहें तो एक तरह से विवादित प्रश्न है कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए और किस प्रकार से किया जाए कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व हम पूर्ण रूप से मेज़र कर पाएँ। तो यहाँ ये जो संप्रत्यय है कहें तो काफ़ी एक तरह से पूर्ण रूप से विवादित है। फिर भी मेजरमेंट करने की काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने कोशिश की है और मेजरमेंट किया भी गया है। तो यहाँ अगर हम बात करें कि व्यक्तित्व का निर्धारण या मापन, तो वास्तव में ये बात करेंगे तो कह सकते हैं कि जो पर्सनालिटी मेजरमेंट है वास्तव में ये काफ़ी एक तरह से जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्तित्व और व्यक्ति जो हैं दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ना व्यक्ति को व्यक्तित्व से अलग किया जा सकता है, ना व्यक्तित्व को व्यक्ति से। तो यहाँ व्यक्ति और व्यक्तित्व ये भी कहा जो मैंने डेफिनेशन में ही कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन। तो यहाँ व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के भीतर है, व्यक्ति के अंदर है, तो उन दोनों को अलग किया नहीं जा सकता, इसलिए मेजरमेंट में थोड़ी सी जटिलता तो आएगी, स्वाभाविक है ये चीज़ें। तो ये व्यक्तित्व जो है वो आपस में व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ व्यक्ति के मानसिक और आंतरिक दोनों पक्षों का हम लोगों को मेजरमेंट करना होगा, क्योंकि हम व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के भीतर है। तो व्यक्ति के भीतर है तो इसलिए हमको व्यक्ति का जो इंटरनल फैक्टर है उसको भी मेजर करना होगा, उसका वो जो फिजिकल फैक्टर है हमको उसको भी मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ आंतरिक कारक, बाह्य कारक, शारीरिक कारक जो उससे रिलेटेड हैं हमको दोनों का मेजरमेंट करना होगा, तब कहीं जाकर के हम व्यक्ति का मेजरमेंट कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे तो ट्रेड्स की बात करेंगे, तब जाकर के हम उसके सील गुणों का मापन करेंगे, तब तो आपके व्यक्तित्व का मापन होगा। तो यहाँ व्यक्ति के कहें तो मानसिक और कहें तो आंतरिक पक्षों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हमको व्यक्तित्व का अध्ययन करना है। तो जब भी हम व्यक्तित्व का मेजरमेंट करेंगे तो व्यक्ति के अंदर जो अनेक प्रकार की कहें तो अनेक मात्रा में जो उसमें पाए जाने वाली जो ट्रेड्स हैं उसके व्यक्तित्व की जो संरचना है उसके संबंध में हम बात करेंगे, यानी उसका फिजिकली भी हमको मेजरमेंट करना होगा और इंटरनल उसका कहें तो मेंटल एक तरह से मेजरमेंट करना होगा। दोनों का मेजरमेंट हम करेंगे तब जाकर के हमारे पर्सनालिटी का मेजरमेंट होना संभव हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हम बात ट्रेड्स की भी करेंगे। तो यहाँ जो व्यक्तित्व है उसकी संरचना और उसके सील गुणों की जब हम संबंध में बात करेंगे या उसका मेजरमेंट करेंगे तब जाकर के हमारा पर्सनालिटी मेजरमेंट हो पाएगा। तो यहाँ व्यक्तित्व का हम मेजरमेंट करते समय कुछ ऐसे जो विशेष सील गुण हैं उनका हम सिलेक्शन करते हैं कि हमको सिर्फ इन्हीं सील गुणों का मेजरमेंट करना है, या ये कह सकते हैं कि जो सील गुण है वो व्यक्ति या समय स्थान दिन के अनुसार जो परिवर्तित हो रहे हैं। तो ऐसे सील गुण जहाँ पर कभी मैंने इससे पहले भी कहा था कि आपके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में स्पेसिफिक देश काल परिस्थिति ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं वो देश काल परिस्थिति अगर वैसी ही है तभी वो वैलिड होगा, तभी वो रियलेबल होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं कि व्यक्तित्व का निर्धारण जब हम कर रहे हैं तो कुछ विशेष सील गुणों का हम चयन करेंगे कि हमको वैसे ही जो ट्रेड्स हैं वैसे जो सील गुण हैं बस हमें उन्हीं का मेजरमेंट करना है। साथ ही हम उनका जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो सील गुण और जो व्यक्ति है, जो समय है, जो स्थान है, वो अगर वैसा होगा तब तो हमारा जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे उसका रिजल्ट वैसा आएगा। लेकिन कभी कभी यहाँ पर मैंने कहा कि आप लोगों से कि पर्सन जो है उसका मूड जो है एवरी मोमेंट चेंजेबल है। हमेशा हम लोग का मूड कभी ऑफ कभी ऑन हो रहा है, तो ऑफ हो रहा है ऑन हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में जब हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो हमको ये देखना है कि जिस व्यक्ति का हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के ट्रेड्स को मेजर करने जा रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक ट्रेड्स को अगर हम मेजर करेंगे तो वहाँ उस से रिलेटेड जो हमारे रिजल्ट होंगे वो परफेक्ट होंगे। लेकिन अगर वैसे ट्रेड्स जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं या जो ऐसे ट्रेड्स हैं जिसका हम सिलेक्शन नहीं किए हैं और उसका वो बीच में आ रहा है, तो वहाँ पर मेजरमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यहाँ हमको समय स्थान भी ध्यान देना है, जो समय हो जो स्थान हो। जो मैंने इससे पहले कहा कि जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करें तो उसका स्पेसिफिक टाइमिंग होता है कि उस समय पर ही हमको टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करना है। जैसे मॉर्निंग का टाइम है तो उस समय अगर हम कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पर रिजल्ट हमारा अच्छा आता है। लेकिन दोपहर का हो या शाम का समय हो तो पर्सन काफ़ी थका हुआ है, तो वैसे ही कंडीशन में टेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेट किए जाएंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला नहीं है।
तो हमको समय स्थान दोनों का ध्यान रखना है। साथ ही हमको जिस ट्रेड्स का मेजरमेंट करना है उस ट्रेड्स का हमको सिलेक्शन पहले ही कर लेना होगा। ठीक है। तो यहाँ जो सील गुण है चूँकि गत्यात्मक प्रकृति का होता है, तो गत्यात्मकता के प्रकार के जो आपके सील गुण हैं तो उनका मेजरमेंट हमको करना है। तो ऐसे व्यक्तित्व का निर्धारण कहें तो अनुमान किया जा सकता है या अनुमान किया भी जाता है। तो इसी के लिए जो व्यक्तित्व है उसका मेजरमेंट हम कई विधियों के द्वारा करते हैं। तो यहाँ बात हमने की कई विधियों की। तो यहाँ पे कई विधियों के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि कई इसके मेथड्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, जिसके आधार पे हम व्यक्तित्व का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ व्यक्तित्व के सील गुणों के बारे में अगर पहले पता लगाना हो तो ये निश्चित करना होता है कि कहाँ तक वे ऑर्गेनाइज्ड हैं और कहाँ तक वे डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। यानी जब भी हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मेजरमेंट करेंगे तो उसके संगठन और विसंगठन दोनों के बारे में हमको पहले पता लगाना होगा। दोनों के बारे में जब हम पता लगाएंगे कहाँ तक कोई सील गुण संगठित है और कहाँ तक विसंगठित है, यानी कहाँ तक ऑर्गेनाइज है, कहाँ तक डिसऑर्गेनाइज है, तब हमको उसका मेजरमेंट करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। और किसी भी व्यक्ति के जो अलग अलग सील गुण हैं जब आपस में संगठित होते हैं तो इससे जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो सामान्य होता है। जो भी आपके सील गुण हैं, क्योंकि सील गुण कोई एक तो है नहीं, व्यक्तित्व जो है उसमें सील गुणों का एक तरह से मैंने कहा कि वो बंडल है। तो बंडल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कई सील गुण होंगे। तो यहाँ कई जो सील गुण आपस में संगठित हो रहे हैं, तो संगठन तो हो रहा है और मैंने कहा इसको अलग भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे परिवर्तन संभव है। तो जब कई सील गुण आपस में संगठित होंगे तो वहाँ पर जो व्यक्ति का व्यवहार है वो एक तरह से सामान्य होगा। लेकिन अगर उसके सील गुण जो हैं वो विसंगठित हों, यानी पूर्ण रूप से जुड़े हुए ना हो, पूर्ण रूप से आपस में संबंधित ना हो, तो ऐसा व्यवहार जो होता है वो आपका एबनॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ जब हम पर्सनालिटी मेजरमेंट करना शुरू करेंगे तो पर्सनालिटी मेजरमेंट के अगर हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों हमको उद्देश्य अपना रखना होगा। हमारा दोनों पर्पस होगा कि हम उसका थ्योरेटिकल मेजरमेंट भी करें पर्सनालिटी का और प्रैक्टिकल मेजरमेंट भी करें। तो यहाँ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि व्यक्तित्व मापन से जो व्यक्तित्व के विकास और उसके स्वरूप से संबंधित बहुत से ऐसे ज्ञान होते हैं जो मिल जाते हैं हमको, जिससे इस क्षेत्र में शोध करने में और नए सिद्धांतों को कहें तो बनाने में भी आसानी होती है। तो अगर हम इसका जो थ्योरेटिकल पर्पज़ है उसके अलावा अगर हम देखें तो व्यक्तित्व का जो मेजरमेंट है, जो मापन है, उसका कुछ व्यवहारिक उद्देश्य भी होता है। थ्योरेटिकल यानी कहने का अर्थ है कि हमने पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए कुछ उसके सील गुणों के बारे में जानकारी ली, तो उसके आधार पर हम उसको अगर सीक्वेंस में रख रहे हैं सारे फैक्ट्स जो हैं, क्योंकि बिना तथ्यों के सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, तो जो भी हमको तथ्य मिल रहे हैं उन तथ्यों को अगर हम एक साथ जोड़ रहे हैं, सीक्वेंस में रख रहे हैं, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जा सकता है। तो सिद्धांत तो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो थ्योरेटिकल पर्पस से तो हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर बिहेवियरल पर्पस हम देखें तो उसके अंतर्गत व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व का मापन करने पर ये पता चल जाता है कि व्यक्तित्व के किन किन सील गुणों की जो शक्ति होती है, सील गुणों की जो शक्ति है कितनी है। यानी एक जो सील गुण है दूसरा सील गुण है, ये आपका बिहेवियरल देखा जाएगा, थ्योरेटिकल नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ जो बिहेवियरल मेजरमेंट है पर्सनालिटी का, वहाँ पे देखेंगे कि जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व में कितने सील गुण हैं और किन किन सील गुणों की, यानी एक एक सील गुणों की शक्ति कितनी है, कितनी पावर है उसमें, कितनी स्ट्रेंथ है, और किस सील गुण की कमी से व्यक्ति को समायोजन करने में कहें तो समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये आपका प्रैक्टिकल देखा जा सकता है। जो बिहेवियरल आपका अप्रोच है उसके अंतर्गत हम जो हमारा बिहेवियरल पर्पस होता है कि पर्सन के जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, कैसे वो एडजस्टमेंट कर रहा है नए इन्वायरमेंट में जा करके, तो उसके एक एक सील गुणों का जो स्ट्रेंथ है वो हमको देखना होगा, तब भी हम बिहेवियरल मेजरमेंट करेंगे सिर्फ पर्सनालिटी का। दूसरी तरफ जो ऐसा सील गुण, ऐसा ट्रेड्स जिसमें पर्सन जो है नए इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके एडजस्टमेंट ऐसी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उस प्रॉब्लम को हमको मेजर करना होगा। तो उस प्रॉब्लम के मेजरमेंट के लिए हमको ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा सील गुण है जो उसका मजबूत नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो उसका कमज़ोर सील गुण है जिसके कारण वो एडजस्ट खुद को नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ व्यक्तित्व का जो मापन हम कर रहे हैं उसके अंतर्गत वैसे व्यक्ति जिन्हें समायोजन करने में कहें तो कठिनाई हो रही है, यानी पर्सनल डिफ़िकल्टीज जो है उनकी, तो ऐसी अगर पर्सनल डिफ़िकल्टीज पर्सन को हो रही है किसी नए इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करने के लिए, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमको उसके उस सील गुण को, स्पेसिफिक उस सील गुण को हमको मजबूत करना होगा। तो ये हम बिहेवियरल कर सकते हैं।
प्रैक्टिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल हमको देखने के लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति में कौन कौन से शील गुण हैं, उसके कौन से शील गुण मजबूत हैं, जिसके कारण व्यक्ति में आंतरिक कहें तो एक तरह से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ हमको ये देखना है कि क्या वो पर्सन कहीं एडजस्ट करने में खुद को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या उसकी पर्सनल डिफिकल्टीज कुछ ऐसी हैं, तो वहाँ पे उस शील गुण को स्पेसिफिक वो ट्रेड्स जिसकी वजह से, जिसमें कमी की वजह से, जिसमें मजबूती नहीं है, जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा जो शील गुण है, हमको उस शील गुण का मेजरमेंट करना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि उस शील गुण में क्या परिवर्तन किया जाए कि व्यक्ति को समायोजन करने में मदद मिले। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक तरह से हमको कहें तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं हम उसके व्यक्तित्व को, कि कैसे हम उसमें कुछ और नया जोड़ें ताकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है काफ़ी और अच्छा बने। तो उसके जो व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं, जो पर्सनल उसकी डिफ़िकल्टीज़ है, उसको हम कम कर सकते हैं और उसका कहें तो नए इन्वायरमेंट के साथ जो समायोजन है, वो उसका कहें तो समायोजन में करने में उसकी मदद हम कर सकते हैं। पर्सनालिटी मेजरमेंट का कहें तो दूसरा यूज़ है। एक तरह से जैसे कि हम अपने लीडर का सिलेक्शन करते हैं या ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसे कोई पद दे दिए, तो पदों का चयन भी हम उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। यानी किस पद पर किस व्यक्ति को रखा जाए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करे, तो ये चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति का जो शील गुण है उसके बारे में हमको नॉलेज होगी। अगर हमें उसके शील गुणों के बारे में नॉलेज नहीं होगी, हमको नहीं पता होगा कि उसका कौन सा शील गुण है जो काफ़ी स्ट्रेंथफुल है, कौन सा उसका शील गुण है जो वीक है, तो हम वहाँ पर उससे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। तो यहाँ ये मेज़र करना जो है कहें तो व्यक्तित्व के मापन में ये ज़्यादा अच्छा होता है कि जब हम उसे कोई किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो हम उसके पर्सनालिटी का मेजरमेंट एक बार ज़रूर कर लें। तो इसके कहें तो जो आपका पर्सनालिटी मेजरमेंट है, इसका ये दूसरा यूज है एक तरह से कहा जा सकता है, ताकि व्यक्ति को सही पदों का चयन करके उसे दिया जा सके या सही पदों पर उसे रखा जा सके। दूसरी बात अगर हम करें कि व्यक्तित्व की जो मापन है उसकी विधियों की, तो व्यक्तित्व मापन की कहें तो कई विधियां हैं, जो कई मेथड हैं और काफ़ी कई टेस्ट भी बनाए गए हैं। इसमें जो आपकी विधियां हैं, इसमें आप लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा है, अब मैं उस पर आ जाऊं, तो जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा है उसके अंतर्गत आप लोगों ने मनोमितिक परीक्षण की बात की है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि व्यक्तित्व का मापन जो है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट द्वारा, साथ ही प्रोजेक्टिव टेस्ट द्वारा जो होता है किया जा सकता है। यानी जो व्यक्तित्व का मापन है, जो पर्सनालिटी मेजरमेंट है, वो वास्तव में दो विधियों के द्वारा किया जा सकता है। आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट से भी किया जा सकता है और प्रोजेक्टिव टेस्ट से भी किया जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में जो पर्सनालिटी मेजरमेंट का है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को भेज चुकी हूँ। अब हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी टेस्ट में जो आप लोगों ने का एग्जामिनेशन में जो अपने के क्वेश्चन आया था, साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात की गई है। मैं अब आ जाती हूँ साइकोमेट्रिक टेस्ट पे। तो साइकोमेट्रिक जो आपका टेस्ट है, जो मनोमितिक जो व्यक्तित्व परीक्षण है, उसके अंतर्गत जो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट आते हैं, जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज हैं वो आती हैं, क्वेश्चनायर्स रिलेटेड आते हैं और साथ ही स्ट्रक्चर्ड जो आपके टेस्ट होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ मैं आपके जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, मैं उन सभी की बात करूँगी। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, सेल्फ रिपोर्ट जो इन्वेंट्रीज हैं, जो क्वेश्चनायर हैं, जो स्ट्रक्चर टेस्ट हैं, मैं सब पे चर्चा करूँगी। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक डच हेमांस और वैरसमा की, तो इन्होंने 1906 में पहली बार में जो है पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो है उसका निर्माण उन्होंने किया था और सचमुच में इन्होंने एक तरह की कहें तो जो चेकलिस्ट था उसको बनाया, जिसके माध्यम से एडजस्टमेंट की तीनों बीमाओं में स्पेसिफिक आपके इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उसका मेजरमेंट किया जा सकता था। तो यहाँ पे जो इन्होंने चेकलिस्ट तैयार की, उसको उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेट किया तो उससे उन्होंने जो एडजस्टमेंट थी, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कहाँ कैसा व्यक्तित्व है जो कि वो इन्वायरमेंट के साथ अपना एडजस्टमेंट कर पा रहा है। तो एडजस्टमेंट की जो तीनों बीमाएँ थी, जो तीनों पोल्स थे, उनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे उसका मेजरमेंट किया जा सकता था। किससे? आपके व्यक्तित्व जो आविष्कारिका थी या जो पर्सनालिटी इन्वेंट्री थी उससे। ये जो आपका टेस्ट था
वो अगले 50 साल तक जो व्यक्तित्व का मापन है वो कहें तो आदर्श बना रहा। यानी काफ़ी दिनों तक इसका यूज़ किया गया और एक तरह से जो मेजरमेंट था इसका वैलिड और रियलेबल भी रहा। फिर बाद में 1908 में जो वुडवर्थ थे तो उन्होंने वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट का कहें तो एक तरह से निर्माण किया। वुडवर्थ के द्वारा जो पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए तैयार की गई थी आपकी इन्वेंट्री, तो उसमें उन्होंने पर्सनल डाटा शीट का निर्माण किया जो एक तरह के कहें तो व्यक्तित्व आविष्कारिका की ही तरह था आपका। तो इसके माध्यम से कहें तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ऐसे सैनिक थे जिन्हें अलग किया गया था या बहाल किया गया था, उनकी स्क्रीनिंग की गई। यानी जो आपकी पर्सनल डाटा शीट थी वुडवर्थ की, तो उन्होंने जो बनाया ये टेस्ट, इसके माध्यम से सैनिकों की स्क्रीनिंग किया जाता था। इसके बाद 1929 में अगर हम बात करें तो थर्स्टन और थर्स्टन 1929 ने फैक्टर एनालिसिस के आधार पर जो व्यक्तित्व थी उसकी आविष्कारिका का निर्माण किया। इस आविष्कारिका के जो आपके कुल प्राप्तांक थे उसके आधार पर न्यूरोटिक जो टेंडेंसी थी रहती थी उसका मीन्स कि जो व्यक्ति है उसमें जो न्यूरोटिक टेंडेंसी है उसकी उपस्थिति है या अनुपस्थिति है, किस टाइप की व्यक्ति की न्यूरोटिक टेंडेंसी है, उसके बारे में जब हमको मेज़र करना होता था तो हम वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट करते थे थर्स्टन एंड थर्स्टन 1929 का जो आविष्कारिका था उसका। इसके बाद कहें तो हाथवेयर और मैकिनले, जिसकी बात मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ, क्लिनिकल जो मेजरमेंट किया गया है हाथवेयर मैकिनले का आपका MMPI मैनेसोटा मल्टीप्लेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू हाथवेयर मैकिनले 1943। इस टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि ये आपका एक तरह से पैथोलॉजिकल ट्रेट्स है उसके मेजरमेंट के लिए स्पेसिफिक इसको बनाया गया। तो यहाँ पर्सनालिटी का जो पैथोलॉजिकल टेस्ट था उसके मेजरमेंट में आपकी जो क्लिनिकल स्केल थी वो 10 थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रोग भ्रम, विषाद, रूपांतर, हिस्टेरिया, मनोविकृति, विचलन, पुरुषत्व, नारीत्व, स्थिर व्यामोह, मनोदौर्बल्यता, मनोविदलता, अल्पोन्माद, सामाजिक अंतर्मुखता, इन सारे आपके 10 स्केल जो थे उस पर मेजरमेंट होता था। साथ ही इसके साथ आपकी कुछ वैलिडिटी जो स्केल थी उसमें आपकी कहें तो फर्स्ट था आपका लाइव स्केल, दूसरा था फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी स्केल, के स्केल, रिमिस कोरिलेशन स्केल, और उसमें पहला था आपका कैनॉट सी। तो इन सब के माध्यम से कहें तो इस आपका MMPI मेजर किया जाता था, जिसमें कि आपकी कुल मिलाकर के 585 एकांश थे। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि क्वेश्चन में कई बार आ चुका है आपके कंपटीशन में कि MMPI में कुल कितने एकांश हैं और इनके आधार पे कितने रोगात्मक जो सील गुण हैं या पैथोलॉजिकल जो ट्रेट्स हैं उनका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो आपके MMPI में कुल 585 एकांश हैं और 10 नैदानिक सील गुणों का या 10 रोगात्मक सील गुणों का इसके द्वारा मेजरमेंट किया जा सकता है। वैलिडिटी अगर स्केल की बात करें तो इसमें आपका कैन नॉट सी पहला है, कुछ कह नहीं सकते, दूसरा है आपका L स्केल, तीसरा F स्केल और चौथा आपका K स्केल। इसके बारे में आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता भी चुकी हूँ। इसका आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो इसको देख भी सकते हो और आप उसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग किसी पर्सन का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो CPI, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज की। कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज है, इसका कहें तो एक तरह से मौलिक जो इसका प्रकाशन हुआ है वो 1956 में हुआ था और ये आपका एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। हाँ, एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कभी कभी कंपटीशन में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये भी पूछ दिया जाता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसमें कौन सा है। यानी नीचे आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें वस्तुनिष्ठ कौन सा है, ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो कौन सा है और आपके क्वेश्चनर से रिलेटेड जो है वो कौन से हैं। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं जब भी लेक्चर दे रही हूँ तो लेक्चर के दौरान मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ। आप लोग नोट बन कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कीजिएगा। तो ये आपका जो CPI है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरीज जो है ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण है और इसमें अगर हम इसके एकांश या आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो इसके एकांश जो है MMPI से ही लिए गए हैं, कहीं बाहर से नहीं लिए गए हैं। चूँकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो इसके जितने भी आगे आइटम हैं वो सब MMPI से ही लिए गए हैं, लेकिन इसका जो पर्पज़ है
उसका पर्पस जो है वो जो जनरल पर्सन है, जो नॉर्मल पर्सन है, उनकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट करना है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो MMPI है वो रोगात्मक सील गुणों का मेजरमेंट कर रही है। अभी मैंने कहा कि नैदानिक जो मापनी है के अंतर्गत आता है, तो नैदानिक मापनी के अंतर्गत ये आपकी व्यक्तित्व का मापन करता है MMPI, जिसको हाथ में मैकिनले ने बनाया था। लेकिन जो CPI है आपका, इसके जो आइटम हैं आपके MMPI से लिए गए हैं, लेकिन इसका जो पर्पज़ है वो नॉर्मल पर्सन की पर्सनालिटी को मेजरमेंट करना है। तो कहें तो इसमें जो आपके आइटम्स हैं, इसका जो स्वरूप है वो तो MMPI से लिया गया है, लेकिन इसका पर्पज़ जो सामान्य व्यक्ति हैं, नॉर्मल पर्सन है, उनकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट करना है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये जो आपकी CPI है, इसमें आपके लगभग 480 यानी 480 जो आइटम्स हैं वहीं लिए गए हैं। जो इसका कहें तो मौलिक जो इसका रियल में इसके जो क्वेश्चन लिए गए हैं, आइटम है, एकांश हैं, पद हैं, एज यू लाइक, जो भी आप लोग समझना चाहें, ये एक ही बात है। चाहे आइटम बोलेंगे, चाहे एकांश बोलेंगे, चाहे पद बोलेंगे, बात एक ही है। तो इसमें 480 एकांश हैं आपके, जिसे अगर नए रूप में कहें तो घटाया गया तो इसमें 434 कर दिया गया था। स्टार्टिंग में ये 480 इसके आइटम्स थे, लेकिन बाद में इसको मेजरमेंट करने के बाद इसमें कहें तो एक नया रूप इसको जब दिया गया तो इसमें जो इसके आइटम्स है उसको घटा करके 434 कर दिया गया था। ठीक है। और इसमें सही गलत के रूप में सिर्फ यानी ये कहें तो द्विबिंदु मापनी है। इसमें सही गलत क्वेश्चन रहेगा, उसके पास सामने दो ऑप्शन होंगे, सही है या गलत है, उसी पर टिक करना होता है पर्सन को जिसका हम पर्सनालिटी मेजर कर रहे हैं। ठीक है। इसमें आपकी 20 मापनी है। ठीक, 20 अलग मापनी है, जिसमें कि आपकी 3 वैधता मापनी है और 17 मापनियाँ जो व्यक्तित्व की बीमाओं का मेजरमेंट करती हैं। तो यहाँ पर 434 जो हैं उसके एकांश हैं, 20 इसकी मापनी है, जिसमें 17 मापनियाँ उसकी ऐसी हैं जो पर्सनालिटी के पोल्स का मेजरमेंट करती हैं, पर्सनालिटी पोल्स का मेजरमेंट कर रही हैं, और 3 इसमें आपकी वैलिडिटी स्केल हैं। तो यानी यहाँ पर वैलिडिटी स्केल भी है, इसके साथ ही पर्सनालिटी की जो बीमाएँ हैं, जो पोल्स हैं, उसकी बात भी आपकी की गई है। तो उस कहने का अर्थ है कि आपकी CPI के द्वारा व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है, सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का मेजरमेंट किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें चूँकि 3 वैलिडिटी स्केल है, तो वैलिडिटी स्केल के अकॉर्डिंग हम उस पर्सन का मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या K स्केल है, क्या L स्केल है, क्या उसका कैनॉट से में भी क्या वो ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है उसमें कि 17 जो बीमाएँ यहाँ पोल्स की बात की गई है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर हर प्रकार के जो सील गुण हैं, जो ट्रेट्स हैं, उसके पोल्स पे हम मेजरमेंट करना शुरू करेंगे, तो उसके सारे पोल्स का भी मेजरमेंट किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व के जो सील गुण हैं, प्रत्येक सील गुण की बीमाओं के भी मेजरमेंट अगर हमको करना होगा सामान्य व्यक्ति का, तो हम CPI के द्वारा कर सकते हैं।